ये बारिश ने गड़बड़ करके रखी है ना। ये अलग ही समस्या है ना। सबसे ज्यादा समस्या होती है 4 बैटरी वालों की। इसको उतार दो तो रोड दिखाई नहीं देती, इसको लगा लो तो छींटे पड़ जाते हैं तो भी दिखाई नहीं देती। रिस्क बना ही रहता है गिरने का। अरे लेंस में भी बारिश में तो दिक्कत ही है ना। बाहर से जब बारिश वगैरह आती है ना तो उसमें थोड़ा लगा सकते हैं लेंस। लेंस तो बस नॉर्मल उसके लिए है, बस लगा लो और पार्टी में बैठ जाओ। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ग्लोब आया है, उसको लगाएंगे ना 3 घंटे तक आपको बिना चश्मे के साफ साफ दिख जाएगा। अच्छा, नहीं इतनी बुरी आंखें नहीं है अभी मेरी। हाँ, गजब का इनोवेशन है। नाइस, नहीं अच्छी चीज है, मतलब किसी के लिए अगर ऐसी वो है तो। चलिए खैर, फिलहाल अपन अपनी समस्या पर आते हैं। कैम्ब्रियन काल पढ़ लिया? कल मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे क्या? कौन से? आपका फर्स्ट डे है आज? ठीक है, एक बार चेक कर लें फिर अपन शुरू करते हैं। क्या दिया था क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बता दो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक उद्देश्य प्रस्ताव और ठीक है। अच्छा जल्दी जल्दी एक बार मुझे अपनी कॉपी सब खोल के रख लीजिए, मैं स्कैन कर लेती हूँ। अरे कहाँ गया? नहीं लिखा आपने? नहीं लिखा, बढ़िया। कहाँ मैम, हम तो डेमो में बस शक्लें देख रहे हैं अभी। क्यों पढ़ेंगे अभी हम? हाँ ऐसा कुछ है क्या? ये 2 मार्कर है। हाँ ऐसे कैसे चलेगा? क्वेश्चन क्या था ये वाला? संबंधन से लेकर कौन थे? सिंपल, बस बताना है, इतना संबंध नहीं बताना है। पता है 3 क्वेश्चन मैंने जो दिए थे, सब लोग सुन लो क्योंकि एक ही प्रॉब्लम सबकी बार बार होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, है ना। तो उसमें सीधा बस नाम लिख देना है, और अगर आप ज्यादा बताना चाहते हो तो डेट। तो उसमें इतनी सारी कहानी की जरूरत नहीं है ना। अपन ने पीएससी के पैटर्न पर ही क्वेश्चन लिए थे। कुछ क्वेश्चन उनके होते हैं डायरेक्ट फैक्चुअल प्रिम्स वाले, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिंगल वर्ड होता है, और वो सिंगल वर्ड कुछ जगह नाउन होता है कि भाई उसके बारे में बताना है, और कुछ जगह वो सिंगल वर्ड एक पारिभाषिक टाइप का होता है। तो अपन ने उसी तरह से लिया था। अब इसमें अपन को कॉम्बिनेशन ये सीखना है कि किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह लिखें, क्योंकि टाइम और स्पेस बचाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप BN राव अकेला भी लिखते हो तो भी उतने ही नंबर मिलते हैं, पूरी लाइन लिखते हो तो भी उतने मिलते हैं, 2 का 2.5 तो मिलेगा नहीं। तो हम यहाँ पे अपना जगह बचा सकते हैं और समय बचा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट लिखें, ठीक है। BN राव, और ज्यादा है तो ये डेट लिख दो, बस इतनी लंबी कहानी नहीं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? बस उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है। 2 मार्कर है, इसमें इतनी सारी चीजें नहीं बताना, सीधा बताना है प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य संविधान सभा या संविधान की कार्यप्रणाली या उद्देश्य को स्पष्ट करना, किसके द्वारा रखा गया है तो जवाहरलाल नेहरू, या सिंपल सा लिख दो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित, पारित 22 जनवरी 1947, महत्व आपकी प्रस्तावना का आधार बना। बस अब इसमें कितने सारे फैक्ट आ गए, आपने प्रस्तावना भी बता दिया, पारित भी बता दिया, डेट भी बता दी, नेहरू जी। कायदे से 4 फैक्ट गए, पर आपके शब्द बहुत कम लगे। इतनी सारी बात में आपने 5 लाइनें यूज की और फैक्ट क्या गया, सिर्फ एक ही, ठीक है। ये सारी जो चीजें करनी है ये 7 मार्कर के लिए है। और पहला क्वेश्चन था फ्रैंक एंथनी, ये आपने नहीं लिखा, इसमें बताना था फ्रैंक एंथनी संविधान सभा के सदस्य, और उसमें 11 दिसंबर 1946, सॉरी 11 कोई ना, हाँ 9 दिसंबर, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में उपसभापति चुने गए। तो इसमें एक ही व्यक्ति के एक ही फैक्ट से हमने 2 बातें निकाल ली। आप एक ही बात बताओगे तो अधूरा सा लगेगा, और अपन को यही सीखना है। होने को तो अपन ढेर चीजें निकाल सकते हैं, फ्रैंक एंथनी की पर्सनल बातें भी निकाल सकते हैं, पर अपन को सीखना ये है यहाँ पर कि अगर मान लो एग्जाम में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका सिर्फ अपन नाम जानते हैं कहीं पर, फिर क्या करेंगे, तब थोड़ी ना गूगल करेंगे। नोट्स बनाने में तुम कितने व्यक्तित्वों को रटोगे। तो अपन को यही सीखना है कि जो नॉलेज जितना हम पर है उससे हम 2 मार्कर कैसे करेंगे। तो आप सिंपल एक पॉइंट बता सकते हैं, भारत की संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। दूसरा बता दो 9 दिसंबर 1946 को उपसभापति चुने गए। तीसरा और बताना है तो बता दो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित। अब इसमें क्या हुआ, शॉर्ट में 3 बातें आ गई और लग रही हैं 3 डायनेमिक बातें, पर आप एक ही चीज बताते हैं कि वो चुने गए उपसभापति। तो उसमें क्या हुआ, भले लाइनें आपने 2-2.5 बताई, बात तो एक ही बताई ना, पर कम से कम बातें भी ज्यादा हो जाएं और कम शब्दों में चली जाएं।
तो यही सीखना है अपन को, इसलिए अपन ने 3 तरह के प्रश्न लिए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव वाला क्वेश्चन नहीं लिखा, आपने लिखा? किसने लिखा? किसी ने नहीं लिखा। आपने लिखा? आप दोनों ने? 2 मार्कर में नहीं? ये 2 मार्कर, ये तो चलो ठीक है, आपने सही लिखा है। पारित नहीं, पारित। हिंदी मीडियम में हिंदी पे बहुत ध्यान रखना, अगर अच्छी मार्किंग चाहिए तो। बीएन राव। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो और सिस्टमेटिक। प्रस्तावित 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसमें लिख दो मतलब प्रस्ताव करके, और उसमें लिख दो इसमें कुल 8 उद्देश्य थे, जिनमें से प्रमुख हैं 1 2 3 4 5। और फिर उसके बाद लिख दो, हाँ एक और चीज उसी के नीचे भी लिख सकते हो, प्रस्ताव भी लिख, प्रस्ताव प्रस्तुत, उसके नीचे लिख दो प्रस्ताव पारित, और उसके नीचे लिख दो प्रस्ताव कि ये क्या था। फिर उसके अंदर बता दो इसमें 8 उद्देश्य थे। एक चीज लिख दी आपने, प्रस्ताव प्रस्तुत, पेश कब किया गया? 13 दिसंबर को, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरी चीज आप लिख दीजिए, प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो इसमें आ जाएगी डेट आपकी 12 जनवरी 1947। इनको आप सब हेडिंग बना दो। तीसरी चीज लिख दो प्रस्ताव, मतलब वो खुद वो प्रस्ताव क्या है, तो इसमें बता दीजिए कि इसमें 8 उद्देश्य शामिल थे, जिनमें से प्रमुख हैं 1 2 3 4, आप ऐसे बता दें। इस प्रकार इसने संविधान का दर्शन स्पष्ट किया और हमारे प्रस्तावना का आधार बना। तो एक कितना सिस्टमेटिक सा हो गया, 2-3 सब हेडिंग भी दिखने लगी, नीचे कंक्लूजन भी हो गया। तो इस तरह से कंटेंट वही है, थोड़ा सा और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट तो वही है, अपन को तो और अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करना सीखना है। ये मत करो, रेल यहाँ से चालू हुई, गई 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 गई। अपन जब कंप्यूटर में भी टाइप करते हैं तो अलाइनमेंट करते हैं ना, सेट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट। क्यों करते हैं? पेज सुंदर दिखे। नोट्स आपके छप के आते हैं, अगर ऐसे ऐसे टाइप राइटर छाप दे और सीधा दे दे, पढ़ने में मन लगेगा क्या? पर उसमें कितने अच्छे से हेडिंग दिखती है, फिर सब हेडिंग दिखती है, तो पढ़ने में मन लगता है। जल्दबाजी करनी नहीं है। कौन सी ट्रेन छूट रही है अपनी? डिप्टी कलेक्टर की ट्रेन थोड़ी सी स्लो है अभी फिलहाल, अपन आराम से पकड़ेंगे, पर ऐसे पकड़ेंगे कि परमानेंट पकड़ेंगे। ऐसे नहीं कि भागते भागते पकड़ रहे, पाँव छूट गया, बैग छूट गया। नहीं नहीं नहीं, आराम से। क्या जल्दबाजी, कहाँ जा रहा है आपका समय? देखो, पहले दिन से टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहला काम कंटेंट पे करना है, दूसरा काम राइटिंग को प्रेजेंटेशन पर करना है। जब ये 2 काम हमसे बहुत अच्छे आने लगेंगे, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। प्रोसेस है, ये काम अच्छा आने लगेगा जब कंटेंट दिमाग में भरा हुआ होगा, अपने आप हाथ की स्पीड बढ़ जाएगी। और पहले दिन से अगर आप टाइम मैनेज करोगे तो कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर कहीं राइटिंग हैंड राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो ये जल्दबाजी बिल्कुल मत करो कि हम टाइम में लाके लिखें। धीरे धीरे चलने दो ना। अभी अपना पहला अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है अपना, 1-1.5 महीने में अच्छा कंटेंट बन जाएगा। 1-1.5 महीने के बाद आपको कंटेंट और क्वालिटी दोनों डिलीवर करते आने लगेगा। जब तक आपका सिलेबस लगभग आखिरी पर पहुंचेगा, तब तक आपको वो स्पीड मेंटेन करना भी आने लगेगा। और धीरे धीरे जब अपने सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, तब अपन फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी लिखेंगे। तो स्पीड की टेंशन मत लो, कहने का मतलब जिस दिन टेस्ट सीरीज लिखेंगे उस दिन तो अपन को सारा फोकस स्पीड पे ही करना है। तो आज हम कंटेंट पे, क्वालिटी पे और उसकी प्रेजेंटेशन पे अच्छे से करें, तो ये जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी, है ना। और राइटिंग पे काम करो। और दूसरी चीज, जब प्रैक्टिस करिए तो इसी वाली कॉपी में करिए, क्योंकि सारी कॉपियों के अलाइनमेंट अलग रहते हैं, पेजों की फॉर्मेटिंग अलग होती है। नहीं, आप उसको प्रॉपर लिखेंगे, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं। 2 मार्कर वालों में तो हो रहा है मैम टाइम कवर। हाँ, अप्रोच इसमें भी आप पहले, आपका थोड़ा सा वो है अभी ना, मतलब आपको चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो आपके साथ थोड़ी सी कहानी अलग रहेगी। पर जैसे जो लोग बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं, जो मैं सलाह दे रही हूँ वो बिल्कुल 0 वाले के लिए दे रही हूँ, कि जिनने शुरू किया है। नहीं नहीं, अच्छी बात है अगर आपका टाइमिंग आ जा रहा है तो, पर जिनका नहीं आ रहा उनको स्ट्रेस लेने की अभी जरूरत नहीं है। अभी राइटिंग पे फोकस करना है, कंटेंट पे करना है। आपका तो खैर कुछ पढ़ा हुआ भी है तो आ जाएगा आपका। तो आपको तो बस बेसिकली पैच वर्क हो गया है आपका, आपको बस उसको कंसोलिडेट करना है। आपकी प्रॉब्लम अलग है ना, 0 वालों की प्रॉब्लम अलग है जो अभी शुरू कर रहे हैं। तो आपने जो ये वाला बोला था क्वेश्चन संविधान सभा, तो मैम इसमें आपने पूरा बहुत सारा लिखवाया ठीक था, है, वो मैंने रट लिया था। ठीक पर है, नेक्स्ट टाइम ना आपने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक तो है, आपने बोला था कि इसको आधा करके लिखना है। अब आधे में से कौन कौन से वर्ड देखो अच्छे बेटा, हैं? सबके लिए काम की बात है। इनकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी अतरंगी है पर डिस्कस कर लेते हैं। काम की है, बहुत लोगों की आ सकती है, और बात भी सही है, जेन्यून है। इनका कहना ये था कि आपने संविधान सभा क्वेश्चन दिया
और उसमें आपने संविधान सभा का गठन भी बताया, अध्यक्ष भी बताए, जबकि स्कूल और कॉलेज में तो ये कहा जाता है जितना पूछा जाए उतना करो, है ना। अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है तो वो अपन टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वहां पे जो संविधान सभा का इंट्रोडक्शन लिखवाया आप एज इट इज रट के हर जगह अप्लाई कर दोगे। जो आपको कंटेंट लिखवाया है वो कंटेंट है, आंसर एक अलग चीज है, समझ रहे हो। एक पूरा कंटेंट है सब्जेक्ट का, विषय है, उसको अपन ने समझा, उसको अपन ने पूरा लिखा, तो मैं आपको आंसर्स थोड़ी लिखवा रही हूँ वो कि अपन उसको एज इट इज रट लेंगे और ज्यों का त्यों रख देंगे। उसको अपन को यूज करना पड़ेगा मार्किंग के हिसाब से। अब संविधान सभा क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्कर में पूछा है, तो पीएससी में अगर आप 2 मार्कर में सिर्फ परिभाषा बताओगे तो मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। अब वो एक अलग कहानी क्यों नहीं होती है, उनको करना चाहिए, वो अपन उसमें नहीं उलझ सकते, है ना। बेसिकली यहाँ पे पीएससी का कंटेंट ये है, पीएससी का पैटर्न ये, ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल डिटेल होनी चाहिए, उस जो प्रश्न पूछा गया है टू द पॉइंट ही बताना है। पर जैसे मान लो आप कह रहे हो कि संविधान सभा के बारे में एक लाइन में बताया गठन, तो गठन आप कह रहे हो कि ये तो टू द पॉइंट नहीं है, टू द पॉइंट ही है ना। संविधान सभा प्रश्न पूछा है तो अपन ने बताया संविधान सभा मतलब देश का संविधान बनाने वाली सर्वोच्च संस्था। अगर अपन ने उसका उसमें गठन बताया तो वो बात लीक से हटके है क्या? आप खुद बताओ, अलग है क्या वो बात? उसी से संबंधित है ना। अगर मैं कहूँ संविधान सभा के अध्यक्ष, तो क्या वो बात उस संविधान सभा से अलग है? नहीं है, उसी की है, उसी का पार्ट है। तो यही समझना है कि जो पूछा गया है वो बताने का मतलब ये नहीं होता कि उतनी बात बोल के चुप। मैं तुमसे पूछूं कि कैसी हो और तुम कहो अच्छी हो और ऐसे देखने लगो, ऐसे नहीं करोगी ना। तुम बोलोगी मैम अच्छी हूँ, पढ़ रही हूँ, कुछ तो बताओगी ना। तो क्या ये माना जाएगा कि नहीं यार इसने तो टू द पॉइंट बात नहीं की? टू द पॉइंट होता है, ये थोड़ी होता है कि जितना पूछा मैं बोलूं और तुम लोग की क्लास कैसी चल रही है, तुम लोग बोलो अच्छी और फिर इधर उधर देखने लगो, ऐसे नहीं होता ना। तो ये संबंधित ही माना जाएगा और धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा और इसको रटना नहीं है। काट के कितना लिखना है? सिंपल बता दो, किसी संप्रभु लोकतांत्रिक देश के संविधान का निर्माण करने वाली संस्था। अच्छा, निर्माण तक करने वाली संस्था। हाँ, इसको रटना नहीं है बेटा, समझोगी ना तो अपने आप शॉर्ट करना आने लगेगा। अगर आप ऐसे रटोगी ना कि अच्छा मैम ने ये लिखवाया था, यहाँ से यहाँ तक का काट के इधर से इधर तक कर देती हूँ, ऐसे नहीं करना है। पढ़ो, रिवाइज करो, समझो, धीरे धीरे वो आने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो रट लिया इधर से इधर। स्कूल में करते थे ना अपन, मैम उत्तर बताती थी, लगाओ बुक में निशान, पहली लाइन पेंसिल से पैरा, दूसरा 3 लाइन छोड़ के चौथी लाइन, और फिर अपन ने रट लिया। ऐसे नहीं करना है। इसको पढ़ोगी, इसके भाव को समझोगी तो वो वाली बात निकल के आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें एक क्वेश्चन तो फ्रैंक एंथनी है, तो आप सिंपल बता सकते हैं संविधान सभा के सदस्य। अगला लिख दीजिए एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उपसभापति चुने गए। सिंपल, 3 बातें आ गई, शॉर्ट में आ गई, खत्म बात। अगली चीज क्या थी? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में आप सिंपल बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत संविधान सभा के उद्देश्य से संबंधित, या फिर उसमें अगला पॉइंट बता दो प्रस्तावना का आधार बना। क्योंकि 2 मार्कर में अपन ज्यादा बातें तो बता नहीं सकते, सिर्फ ये बता सकते हो कब रखा, किसने रखा, और सिंपल सी बात किससे संबंधित है या क्या महत्व है। आप चाहो तो उसमें ऐसे हेडिंग भी डाल सकते हो, प्रस्तुत, डेट, द्वारा जवाहरलाल नेहरू, और उसमें उसका महत्व, प्रस्तावना का आधार बना, खत्म। इससे ज्यादा 2 मार्कर में तो नहीं बता पाओगे, उसको बताएंगे अपन 7 मार्कर में ज्यादा चीजें। अगला क्वेश्चन था आपका, हाँ सिंपल क्वेश्चन था, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सिंपल आप बता देंगे BN राव। पूरा सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे सेंटेंस में भी उतना ही नंबर मिलेगा, BN राव में भी उतना ही नंबर मिलेगा। अगर उसको कुछ और अच्छा बताना है तो ज्यादा है तो डेट लिख दो उसकी कि इस तारीख को 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। ये क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे कोई 2 में से डेट है एक वाला आउट ऑफ 2 शायद मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम कई बार आप लोग ना रिव्यू ऐसे सुनेंगे कि देखो वो ना कई बार इसमें पे शायद नहीं मिल रहा है। मिलते हैं, क्योंकि जिन लोग, देखो अभी तो 19 के बाद से कॉपियां देखी नहीं है तो किसी चीज को प्रूफ से नहीं कह सकते, पर इसके पहले जिनने देखी है, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन मेरे लोगों से ही रहा होगा जिनकी कॉपियां मैंने देखी होंगी या मेरे जो नजदीकी रहे होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी कही जाती है ऐसा नहीं होता, पर जो मेरे बिल्कुल नजदीकी हैं और जिनके सिलेक्शन हुए हैं और वो बताते हैं ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हिस्ट्री में पूरे नंबर नहीं मिलते, कहते हैं ना। मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं, फिलहाल SDM हैं, उनको इतिहास में 6 में से 6 नंबर मिले हैं कई क्वेश्चन में। तो अब अपन तो कहते हैं कि हिस्ट्री में तो कभी नहीं मिलते, यही सुना है ना अपन ने जनरली। बट अगर आप फैक्ट, प्रेजेंटेशन, और बहुत ही उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, वो लिखते भी बहुत सटीक तरीके से हैं। कुल मिला के मैं ये नहीं कह रही कि सबको मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आसानी से मिल जाते हैं,
बट मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलते हैं उनकी कॉपी, क्योंकि मतलब मैं उनका उदाहरण बता रही हूँ जिनकी मैंने खुद से आंखों से देखी है या जिनसे मेरे बहुत तो डीप डिस्कशन हुए हैं। मैं मतलब हवा वाली बातें नहीं बता रही हूँ। मेरे बिल्कुल जो नजदीकी 2-3 फ्रेंड हैं, जिनमें से 2 डीएसपी हैं और एक डिप्टी कलेक्टर है, जो मेरे बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं, जिनसे मैंने एक क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं अपने एग्जाम टाइम पे, और उन लोग के सिलेक्शन 17 और 18 के हैं, तो उनके पास सबूत भी है अपनी कॉपी का। जैसे हम लोगों ने जो एग्जाम्स दिए हैं 19 के बाद से, तो उनकी तो कॉपियां नहीं आई हैं अभी, तो अपने सिर्फ अनुमान है कि ऐसा है ऐसा है, पर 18 तक तो सबूत है ना अपने पास। तो जहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कई बार नंबर मिले भी है। अब कई बार आप देखो एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि मिलते ही हैं। हाँ, जन वही मैं कह रही हूँ कि अपन साइड के फैक्टर्स पे बात तो नहीं कर सकते कि कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर होगा, पर मिल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं बिल्कुल मिलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अब जैसे आप BN राव अकेला लिख दिया, BN राव के साथ आप उसकी डेट और बता दें और आपकी संभावना बढ़ जाएगी कि मिलेगा ही मिलेगा। बट पूरे सेंटेंस की क्या जरूरत है, मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव चुने गए, आधी बातें तो क्वेश्चन की रिपीट हो रही है ना। BN राव बताने का अर्थ मेरा ये है कि अगर कुछ बतानी भी है तो फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर वो क्वेश्चन की भाषा रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ मेरा मतलब ये है कि ज्यों की तो अपन भाषा की भाषा रिपीट कर दी, क्या उखाड़ लिया, उत्तर तो वही आया। हाँ, पर मान लो आप उसमें ब्रैकेट में डेट बता देते हो कि 11 दिसंबर, तो फिर भी वो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो आप ये मान सकते हो कि चलो अगर मेरे को डेट दे रहा होगा ये तो 2 दे देंगे। पर देखो फिर दूसरी बात ये आ जाती है जो आपने कहा कि साइड के फैक्टर्स पे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते वो क्या होंगे, पर जो मेन फैक्टर्स है उसमें भी अपन को एक बात याद रखनी पड़ेगी, पेपर पूरा करना है, कंटेंट पूरा डिलीवर देना है। अगर कोई क्वेश्चन हमें लिबर्टी दे रहा है कि जिसमें कम शब्दों में लिख के काम चल जाता है, तो हमें उस लिबर्टी का फायदा उठाना चाहिए। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, वो बचा हुआ समय कहाँ काम आएगा, दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। समझ रहे हैं आप कि इसमें गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, पर जब पूछा ही उतना गया है उतना अगर हम बता देते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई घाटे का सौदा है। अब उसमें आप 3, 4, 5 बातें भी बता देते हो तो भी 2 से ज्यादा तो मिल नहीं जाएगा। थोड़ा अपन को ना वो बीच का रास्ता सीखना पड़ेगा। अल्टीमेटली अपन को रैंक मार्किंग से मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपको संभावना लग भी रही है, क्या पता 2 मिले नहीं मिले, अरे तो 1.5 मिलेंगे, पर जितना पूछा उससे ज्यादा तुम जो उसमें बताओगे उस समय को कहीं और यूज करके परफेक्शन वहां यूज कर लेंगे अपन। समझ रहे हो? बिजनेस बाबू भैया, बिजनेस समझिए मार्किंग का। ऐसे बिजनेस में घाटे का सौदा नहीं किया जाता है ना। अल्टीमेटली कुछ जगह घाटे का भी मतलब कुछ जगह से अगर घाटा आने वाला हो और इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं तो भी फिर उसका रिटर्न लेने नहीं बैठे रहते, वो उस चीज को छोड़ते हैं, जहां से ज्यादा फायदा होता है वहां से लेते हैं। तो ये भी पूरा बिजनेस है नंबर्स का। इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता कि नॉलेज आया लिया और पटक दिया, हाँ नॉलेज है मतलब सब कुछ है, बहुत सारी चीजें। कई बार तो क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट, बहुत क्विक लेने पड़ते हैं कि समय बच रहा है कम। जैसे मान लो मेरे साथ हुआ था एथिक्स के पेपर में, समय बहुत कम बचा था, मेरी हाथ में 3 पेपर के बाद सूजन आ गई थी। अब चौथे पेपर के दिन मेरा हाथ का फ्लो ही ना बने, करते करते शुरुआत के किए 3 मार्कर, हाथ में फ्लो ही नहीं आए, अच्छा खासा दर्द हो, जैसे तैसे मैंने अपने अंदर से हिम्मत जुटाई। फाइनली कंडीशन ये बनी, मात्र 1 घंटा बचा हुआ है, 1.5 घंटा पूरे बचे हुए थे मेरे पीछे की केस स्टडीज, और बचे हुए थे सारे के सारे 15 क्वेश्चन आपके वो कौन सा 6 मार्कर आता था ना हमारे में, हाँ 6 मार्कर, सारे के सारे वो बचे हुए थे। अब सोच के देखो 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटा मात्र बचा है, तुम्हारे मात्र 3 मार्कर हुए हैं और एक आध बड़ा क्वेश्चन हुआ है, पूरी केस स्टडी बची है, पूरी वो बची है। अब मैंने क्या कैलकुलेशन भिड़ाई, जल्दी जल्दी मैंने पीछे मैथ्स करी कि अच्छा 2 पेज में करना है 6 मार्कर, पर पेज कितना मिलेगा 3, अगर पूरे में से पूरे मिलते हैं तब 6 में मिलेंगे, पर पेज 3। फिर मैंने वहां पे कैलकुलेशन भिड़ाई कि अगर मैं वो केस स्टडी पहले करती हूँ तो मैंने किया कि इतने पेज हैं इसके, इसका नंबर इतना है, पर पेज मिल रहे हैं 7 नंबर। आदर्श स्थिति में, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे 6 में से 6 मिल जाएंगे, पर आदर्श स्थिति में उसमें मिल रहे हैं मुझे 1 पेज लिखने पे 7, इसमें मिल रहे हैं मुझे 1 पेज लिखने पे 3। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन छूटे वो फायदे का होगा कि वो छूटे वो फायदे का होगा? ये छूट, कुछ तो छूट नहीं है, इतना तो मुझे समझ में आ चुका था 1.5 घंटे में। तो मैंने जल्दी से वो वाले किए जहां पे भैया 1 पेज में 7 नंबर की संभावना है, फिर लौट के आई मैं ये वाले पे। इसमें कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूरे किए, कुछ क्वेश्चन बीच बीच के उदाहरण डाल के पूरे किए। मतलब इसको कहते हैं आपदा प्रबंधन। इसको वो नहीं कहते हैं कि आप, इसको स्किल नहीं कहते हैं, इसको तो आपदा प्रबंधन कहते हैं कि एंड टाइम पे काम को कैसे किया। तो फिर मैंने पता है क्या किया, फाइनली करते 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 जैसे तैसे दुखम सुखम बहुत कुछ कंप्लीट हो गया। आखिरी में बचे 5 क्वेश्चन, टाइम बचा था मात्र 20 मिनट का, हाथ भी जवाब दे चुके थे, और वो क्वेश्चन बचे थे मुझे अच्छे से याद है, जानबूझ के छोड़े थे मैंने। वो एक तुलसीदास जी से संबंधित था,
एक कबीरदास जी से संबंधित था और एक कुछ ये अपने एप्टीट्यूड वगैरह से संबंधित था। वो मैंने सोच के छोड़े थे। क्यों छोड़े थे? कि अगर समय नहीं मिला तो ये एप्टीट्यूड वाले को फ्लो चार्ट में बनाया जा सकता है। जैसे कल आपने वो शॉर्ट नोट्स नहीं बना दिए थे, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं शॉर्ट नोट्स में बताए जा सकते हैं। मैंने कहा छोड़ने से तो बेटर है कि इसको मैं लास्ट में ऐसे बता दूंगी, तो उसको मैंने वैसे बताया। तुलसीदास और कबीरदास वाले में मैंने क्या किया था, जल्दी जल्दी पहले उनके सारे दोहे लिख दिए, जो जो भी मुझे उदाहरण के याद आ रहे थे। 2 लाइन छोड़ी फिर दोहा, 2 लाइन छोड़ी फिर दोहा, ऐसे करते 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 पूरा खत्म हो गया। फिर घड़ी देखी कितना मिनट बचा है, 10 मिनट। फिर जल्दी से दोनों का इंट्रोडक्शन लिखा, दोनों क्वेश्चन का कंक्लूजन। फिर मैंने घड़ी देखी कितने बचे, 5 मिनट बचे थे। फिर वो जो उदाहरण दिए थे ना और उनके बीच में लाइन छोड़ी थी, उसके बीच में पॉइंट डाल डाल के बस हेडिंग डाल दी। कि जैसे उन्होंने पूछा था राज्य से संबंधित विचार, तो राज्य के मुझे उदाहरण याद थे, दोहे वो लिख दिए थे। फिर उसके बाद फिलिंग कर दी उसकी हेडिंग की। तो कहने का मतलब ये कि ये कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट है क्या? नहीं ना, अपन को ऐसा करना है कभी भी। पर मैं ये बता रही हूँ, शांतिकालीन व्यवस्था अलग होती है और युद्धकालीन आपातकालीन व्यवस्था तो कुछ होती ही नहीं है, कोई नियम नहीं होते हैं। तो कई बार तो क्विक डिसीजन कैसे भी लेने पड़ जाते हैं अपन को। तो वही वाली बात है कि नियम तो कुछ नहीं है, पर मेन फैक्टर है पेपर पूरा होना। मेन फैक्टर है जहां जरूरत है वहां अच्छा कंटेंट डिलीवर होना। तो उसके लिए जिस जगह पे समय बचाया जा सकता है बचा लेना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, और वैलिड भी लगता है। क्या ही बता लोगे BN राव का एक्स्ट्रा, 2 में से 3 तो दे नहीं देंगे, तो उतना बताओ, काम खत्म करो। अगली चीज उद्देश्य प्रस्ताव, तो आप सबने लिख ही लिया, नहीं लिखा तो फिर से लिख लेना। आप सिंपल सा उसको बता सकते हो, उद्देश्य प्रस्ताव, या तो आप सीधा फॉर्मेटिंग इस तरह से कर सकते हो, प्रस्तुत, पारित, और हेडिंग या तो प्रस्ताव लिख दो या तो उसको उद्देश्य प्रस्ताव लिख दो। इसमें बता देंगे हम 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। इसमें आपके 3 फैक्ट आ गए। अगली चीज आपने बता दिया पारित, डेट बता दो, सिंपल, खत्म कर दो। अगला बता दो उद्देश्य प्रस्ताव, तो उसमें आप बता दो संविधान के उद्देश्य से संबंधित इसमें 8 उद्देश्य थे, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, 1 2 3 4 जो भी आप बता दो। और लास्ट में बता दो इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान का दर्शन स्पष्ट किया, जो कि हमारी प्रस्तावना का आधार बना। सारी बातें आ गई। यही हमको मिक्स एंड मैच सीखना है। कुछ जगहों पे हम इंट्रोडक्शन यूज करेंगे, कुछ जगह कंक्लूजन यूज करेंगे, कुछ जगह बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होगा तो सारा अपन फैक्चुअल स्टाइल में लिखेंगे। हमेशा एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। तो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव इतना डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि अगर उसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर देंगे तो एक थोड़ा अच्छा दिखेगा, एक अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर लगेगा। आप अगर डायरेक्ट लिखोगे जैसे कुछ लोगों ने लिखा भी है, तो आप खुद सोच के देखो वो ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो जिन्होंने लिख लिया है तो एक बार फिर से सुधार के लिखना, जिनने नहीं लिखा है तो वो तो लिख ही लेना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये तो मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन है कि जब आए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नंबर हमें पूरे में से पूरे मिले, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक उस टाइप के आते हैं जो सबसे आते हैं, बहुत कॉमन। एक होते हैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल किस्म के, जिसमें हर कोई परफेक्शन नहीं ला पाता। अब हर कोई जिसमें परफेक्शन नहीं ला रहा, कंपटीशन वहां नहीं है। कंपटीशन उन क्वेश्चंस में है जो सबसे परफेक्टली आ रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन। तो एटलीस्ट अपनी जैसे उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, संविधान सभा, कभी अगर इस तरह के क्वेश्चन किस्मत से आ जाएं तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि सब कुछ बढ़िया परफेक्टली बता दो, ताकि वहां तो हम ज्यादा से ज्यादा खींच सके ना। जब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएगा तो सब लोग थोड़ी सी एवरेज पोजीशन पर होंगे, तो वहां पर जो भी कहानी होगी देख लेंगे। एटलीस्ट जो सबको आता है वो हमसे एकदम परफेक्टली आना चाहिए, उसमें कमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मतलब दिमाग में लेके चलना है अपन को। आगे बढ़े। अभी क्लास में संविधान का पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, संविधान का निर्माण, है ना। अभी 5-6 दिन हुए हैं क्लास में, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं, वो सब हो जाएगा आपका कवर। मैं आपको बता देती हूँ क्या पढ़ रहे हैं। तो संविधान का निर्माण पढ़ना शुरू किया है, जिसमें संविधान का निर्माण करने वाली संस्था संविधान सभा, वही टॉपिक अभी अपना चल रहा है, जिसको कई सारे सेगमेंट में देखा था। तो उसके 2-3 सेगमेंट हो चुके हैं, कि जैसे संविधान सभा की मांग पहली बार कब हुई, कहाँ से हुई, ऐतिहासिक क्या बैकग्राउंड रहा, वो अपन पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज अपन ये पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, चुनाव हुए कि भाई मनोनयन हुआ, देशी रियासतों की क्या स्थिति थी, किस तरह से चुनाव हुए, वो सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज अपन ने पढ़ना शुरू किया था कि संविधान सभा का मांग देख लिया, गठन हो गया, फॉर्म हो गई संविधान सभा, अब वो संविधान बनाएगी कैसे, तो उसको कहते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो ये तीसरा पोर्शन अपन ने स्टार्ट किया था संविधान सभा की कार्यप्रणाली का। और फिर इसमें मैंने ये बताया था एक बस ओवरव्यू कि कार्य किस तरह से किया। तो पहला ये हो गया कि भाई संविधान सभा की बैठकें होती थी,
तो अभी अपन ने कल तक यहाँ तक का टॉपिक कर लिया है कि भाई बैठकें कौन कौन सी हुई, पहली बैठक के दिन क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, दूसरी तो क्या तीसरी में क्या हुआ, पांचवी में क्या हुआ, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा सेगमेंट चल रहा है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, और कार्यप्रणाली का पहला हिस्सा कि भाई कार्यप्रणाली में उनकी होती थी बैठकें, और फिर उसके बाद से क्या हुआ वो अपन आज से पढ़ेंगे। तो क्लियर है ये चीज? पीछे का जब भी होगा आपको करवा देंगे, आपके एडमिशंस वगैरह हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और बैकअप भी हो जाएगा, और फिर हम तो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो अपन ने पढ़ना शुरू किया था कार्यप्रणाली। हमने देखा संविधान सभा की बैठकें हुई, और मैंने आपको बताया था कि बैठकों के बाद संविधान की समितियों ने काम करना शुरू किया, है ना। पहली बैठक के दिन हुआ कि अस्थायी सदस्य चुने गए, फिर हुआ कि स्थायी सदस्य चुने गए, फिर अगली बैठक में ये हुआ कि नेहरू जी ने भैया उद्देश्य बताया कि हम सब बैठ क्यों रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, तो वही था आपका उद्देश्य प्रस्ताव। अब संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग समितियों का गठन शुरू हुआ, और उन सारी समितियों ने अपना काम करना शुरू किया। वो सारी समितियां जो बनाएंगी उसका जो पूरा ड्राफ्टिंग है वो एक समिति करेगी, जो कि है प्रारूप समिति, और फिर वो जो ड्राफ्ट निकल कर आएगा, कच्चा मसौदा जिसको कहते हैं, एक रफ ड्राफ्ट, उस पर फिर संविधान सभा बैठेगी, डिस्कशन शुरू होंगे, वाद विवाद होंगे, उन्हीं को कहा जाएगा क्या, संविधान के वाचन। और फाइनली जब संविधान के प्रस्ताव पर, मसौदों पर सारे लोग सहमत हो जाएंगे, तो फाइनली जो संविधान है वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा, संविधान को स्वीकार कर लिया जाएगा, और संविधान यहाँ से प्रभाव में आ जाएगा। तो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं संविधान की कार्यप्रणाली, उसके ये सेगमेंट्स हैं, तो इसमें से आज अपन को ये वाला सेगमेंट करना है। ठीक है, क्लियर है? जो लोग नए हैं वो पकड़ पाए कहाँ चल रहे हैं, और जो लोग पहले से हैं उनको रिवीजन हो गया पीछे से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की समितियां, समितियां बनाने का पर्पस क्या था? हाँ, काम को एक ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमैटिकली एक विशेषज्ञता के साथ कर पाना, है ना, क्योंकि हर विषय का विशेषज्ञ अलग होता है, हर किसी की हर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज नहीं होती। अलग अलग समितियां बना के उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सकता है, और अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके हम उसमें चीजों को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर नोट्स बनाने का काम दिया जाए तो भाई एक को ज्योग्राफी के नोट्स, एक पॉलिटी के नोट्स, सब लोग मिलकर एक ही सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे, बहस ही करते रह जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो कुल मिला के संविधान को एक ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए संविधान की समितियों ने काम करना शुरू किया। बहुत सारी समितियां थी, उनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनको अपन देख लेते हैं। एक आपकी संघ, इनको साथ साथ आप चाहे तो लिखते भी चलिए, है ना, इसमें समझने का जहां रहेगा तो कुछ मैं बताते चलूंगी, ये तो फैक्चुअल ही है। संघ संविधान समिति, दूसरा आपकी संघ शक्ति समिति, और तीसरा आपकी राज्य समिति। ये जो तीन समितियां हैं, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। समितियां किसी न किसी की अध्यक्षता में है, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि कौन सी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। ठीक है, समितियों में डायरेक्ट लिख लो, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अब वो बहुत बच्चों वाली बात हो जाएगी कि संविधान के निर्माण के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए समितियों का निर्माण किया गया। डायरेक्ट समितियां लिख लेते हैं। ठीक है, तो संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, और आपकी राज्य समिति, तीनों समितियों की अध्यक्षता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रांत। ये तो संघ संविधान की बात हुई, फिर प्रांतीय संविधान कौन देखेगा? और गैसेस, एनी गैसेस? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, और एक और कौन सी समिति सरदार पटेल के पास? सही सोच रहे हैं, सोचिए। रिलेटेड से कहाँ काम चलेगा? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। हाँ, दो सब कैटेगरी। ये दो बड़ी समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, इनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल जी के पास और भी काम थे, देश की रियासतों का एकीकरण करना था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम था, और ये भी बहुत बड़े काम थे, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक। इस वजह से इस वाली समिति की दो उप समितियां भी बनाई गई थी इनके कार्यभार को कम करने के लिए। तो जो इसकी उप समितियां थी वो देख लेते हैं।
एक उप समिति थी मूल अधिकार से संबंधित। इसके अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी। और दूसरी थी उपसमिति इसमें अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित। ये मेन जो समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, उसकी कुल मिला के ये एचओडी थे, पर इनके पास काम बहुत ज्यादा था तो दो उप समितियां बनाई गई थी। तो जो मूल अधिकार वाली उप समिति है उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी, आचार्य कृपलानी थे, और जो अल्पसंख्यक समिति है इसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी। जैसे ऑफिस तुम्हारे कॉलेज में होते हैं ना प्रोफेसर और एचओडी, तो ये एचओडी है, ये प्रोफेसर है, ठीक है। अगली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति, जिसने संविधान का ड्राफ्ट बनाने का काम किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भी कई सारी समितियां थी, कोई बताएगा? सर्वोच्च न्यायालय समिति और आपकी नागरिकता मामलों से संबंधित समिति। हाँ जी, हाँ हाँ, बड़ी समिति है और एक छोटी समिति है। उसमें नहीं उलझना, उसका कारण मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी उसका कारण, है ना। सर्वोच्च न्यायालय समिति और नागरिकता मामलों से संबंधित समिति, ये दोनों ही समितियों के जो अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। अपन इसमें सारी नहीं, बस प्रमुख समितियां देख रहे हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट हैं। सर्वोच्च न्यायालय समिति और नागरिकता समिति लिख लीजिए इतना, फिर इसके बाद आगे करते हैं। अधिकार भी है किसमें? अधिकार। हाँ, एक ही बात है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित लिख दो, चाहे अल्पसंख्यक अधिकार लिख दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। अगली हो जाएगी आपकी प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पास और भी कई सारी समितियों का प्रभार था। प्रक्रिया नियम समिति भी इन्हीं के पास थी, संचालन समिति भी इन्हीं के पास थी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति भी इन्हीं के पास थी, झंडा तदर्थ समिति भी इन्हीं के पास थी, और भी थी वार्ता समिति, और ना जाने आप जितनी भी एक्स्ट्रा समझ में आए, इंपॉर्टेंट बस इतनी काफी हैं। झंडा तदर्थ समिति, ये चारों की चारों समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। और कौन सी इंपॉर्टेंट बच रही है? जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार पटेल। प्रारूप समिति एक और लिख लो, वैसे तो बहुत है, अपन इंपॉर्टेंट बस देख रहे हैं। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, और इसकी अध्यक्षता थी जीवी मावलंकर के पास। कौन थे जो कि? जीवी मावलंकर कौन थे? ना ना, ये तो नाम है उनका।
पहले लोकसभा अध्यक्ष। अभी अपन पढ़ेंगे, अभी अपन ने वहां पढ़ा नहीं है। अभी समितियों का निर्माण चल रहा है 1946। 1947 में देश आजाद होगा, उससे इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा, तो अभी अपन देखेंगे जीवी मावलंकर ने क्या किया था। अब वो अगले एपिसोड में बताएंगे थोड़ी देर बाद। जैसे वेब सीरीज में एकदम वो छोड़ देते हैं ना इंपॉर्टेंट सीन दिखा के। क्या बेटा? हाँ, 4 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है। हाँ, तो क्या दिक्कत हुई? क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। मेरी क्लास का टाइम 4 से 4:15 है ना, और आज आप लोग पहले से बैठे हुए थे तो आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया था आज। कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हो, टॉपिक कहीं चल रहा होगा, रेल को बिल्कुल कहीं और डायरेक्शन में ले जाना है। चंचल मन, इस चंचल मन को थोड़ा शांत करो। ठीक है, तो ये संविधान से संबंधित समितियां हैं, बेसिकली कुछ नहीं, आपको उनके नाम से क्लियर है। इन सारे कार्यों से संबंधित ये समितियां थी। सबसे इंपॉर्टेंट समिति जहां पे इससे 7 मार्कर पूछा जाएगा वो है आपकी प्रारूप समिति, और किसी भी समिति से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 7 मार्कर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ये प्रीलिम्स से संबंधित है, या फिर 2 मार्कर में सीधा आ सकता है इस समिति की अध्यक्षता किसने की, सिंपल। पर 7 मार्कर में यहाँ इंपॉर्टेंट है आपकी प्रारूप समिति, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है प्रारूप मतलब क्या, ड्राफ्ट। और पूरे संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाली जो कमेटी है तो अपने आप में उसका काम इंपॉर्टेंट होगा। सारी समितियां भी उसको ही रिपोर्ट करेंगी, फाइनली उसी को सारा ड्राफ्ट पेश करना है, इसलिए ये वाली समिति इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधा क्वेश्चन आ जाता है इसमें 7 मार्कर में टिप्पणी करने के लिए। तो इसको अपन पूरा देख लेंगे डिटेल में, कब बनी, क्या हुआ, ये यहां तक लिख लो आप, फिर मैं शुरू करती हूँ। लिख लिया? हाँ, अगला टॉपिक है, हाँ अभी करवा रही हूँ। ठीक है, अगला लिख लीजिए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति नाम से पता चल रहा है इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका 7 मार्कर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अपन देख लेंगे कैसे बनी, कब बनी। तो जो प्रारूप समिति है इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और 29 अगस्त को ये समिति का गठन हो गया था। और इस समिति का उद्देश्य क्या है, नाम से ही क्लियर है, संविधान के लिए प्रारूप का निर्माण। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा संविधान के प्रारूप का निर्माण। और जो संविधान के प्रारूप का निर्माण है वो करने में जो सहयोग दिया था संविधान सभा के सलाहकार BN राव, है ना, जबकि अध्यक्षता किसके पास है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। पर अगर ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति के प्रारूप का निर्माण किसने किया या प्रारूप समिति के मुख्य सलाहकार कौन थे, तो आएंगे BN राव। अपन देख चुके हैं इनको सलाहकार नियुक्त किया गया था, और सलाहकार का मेन काम तो प्रारूप पर ही सलाह देना होगा ना, मेन फंक्शनिंग कहाँ आएगी उसकी, पूरे के पूरे संविधान के प्रारूप पर ही आएगी। तो प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट है वो बनाया था BN राव ने। और ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में आया था। जनरली अपने दिमाग में क्या चलता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, तो प्रारूप किसने बनाया, सीधा अपना उत्तर होता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ऑब्वियसली सब कुछ उनके नेतृत्व में हुआ, पर ड्राफ्ट किसने बनाया था, BN राव ने। तो गठन 29 अगस्त 1947, उद्देश्य संविधान के प्रारूप का निर्माण, इसी में आगे कर लीजिए, जो कि BN राव द्वारा तैयार किया गया। इसी के आगे या तो सब पॉइंट बना के कर लो या ऐसे करके कर लो या ब्रैकेट में कर लो। अगली चीज हो जाएगी गठन के बाद कि इसमें सदस्य कितने थे और इसकी रिपोर्ट कब आई। तो एक चीज तो पहले ही देख लेते हैं, फैक्चुअल है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी और सदस्य कौन थे इसके। इसने अपनी रिपोर्ट रखी थी 21 फरवरी 1948 को, और ये 7 सदस्यीय समिति थी, इसमें टोटल 7 सदस्य थे।
जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अंबेडकर और इसके सदस्य हैं, इसको सदस्य मत करो, मतलब मैंने बोल दिया, सॉरी, इसको हम संरचना लिख सकते हैं ना। सात सदस्य भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम लिख सकते हैं 7 सदस्यीय समिति। देखिए फैक्ट वही है, कोई नई चीज नहीं है, बस उसको जब हम 7 मार्कर में प्रेजेंट करेंगे तो एक हमारे पास सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए। तो गठन हुआ इसका 29 अगस्त को। उद्देश्य था संविधान के प्रारूप का निर्माण, जो कि BN राव द्वारा किया गया। इसने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो रखी 21 फरवरी 1948 को। और ये इसकी संरचना क्या है, 7 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अंबेडकर। अब हमें देखने फिर इनके बाकी सदस्य कौन थे, किसी को याद है, कोई बताने की कोशिश करना चाहेगा? जिनने प्री दिया है वो बताएं। बताएं बताएं बताएं। आपके नाम प्री का वो है, अचीवमेंट है, याद तो किए होंगे। रिप्लाई नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं, मतलब अंदाजे भी गलत लगा रहे हैं, मतलब तुक्के तो कम से कम सही लगाने चाहिए। लिखिए सबसे पहले N गोपाल स्वामी आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगर। सेकेंड लिखिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। डॉक्टर KM मुंशी, KM मुंशी। अगले हो जाएंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये सातों के सातों नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में ये आते हैं। और सीधा 2 मार्कर में सातों के नाम लिखने आ जाएंगे, 7 मार्कर में सीधा प्रारूप समिति पे टिप्पणी आ जाएगी। सातों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगले हैं N माधव राव। हाँ बेटा, क्या? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हाँ, मोहम्मद को शॉर्ट में लिखते हैं, आप पूरा लिख लो, मेरे पास स्पेस कम था। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। N माधव राव, ये आए थे BL मित्र के स्थान पर। क्या मतलब है इसका मैं बताती हूँ अभी। N माधव राव, TT कृष्णाचार्य। अगले हैं TT कृष्णाचार्य, ये आए थे DP खेतान के स्थान पर। सात सदस्य थे शुरुआत में आपके, डॉक्टर अंबेडकर, N गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 4 लोगों के साथ ये 2 लोग थे, BL मित्र और DP खेतान। जैसे ही कार्यवाहियां शुरू हुई, BL मित्र काफी बीमार रहने लगे थे, उम्र बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने दे दिया था इस्तीफा। इनके इस्तीफा देने के बाद जो फाइनल प्रारूप समिति के मेंबर बने वो थे N माधव राव। फिर दूसरे सदस्य के साथ भी एक दुर्घटना घटी। DP खेतान मूल रूप से इसमें शामिल थे और इनकी फिर मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मृत्यु के बाद इनको रिप्लेस किया था TT कृष्णाचार्य ने। तो ये हैं इनके फाइनल नाम। और अगर मूल रूप से देखा जाए तो इन 2 जगहों पे ये 2 नाम थे, BL मित्र और DP खेतान। कई बार एग्जाम में यहाँ पे प्री में पूछ सकते हैं कि N माधव राव किसके स्थान पर शामिल हुए, या संविधान की मूल प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, या कौन शामिल था, कुछ भी हो सकता है ना कॉम्बिनेशन। तो वो इनमें से 4 नाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो याद रखना है मूल रूप से ये है, उनके स्थान पर ही ये आ रहे हैं। और फाइनली कौन है, N माधव राव और TT कृष्णाचार्य। आप एक बार इनको फ्लो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखो बहुत सारे नाम तो कृष्ण भगवान के ही आ जा रहे हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी, माधव, कृष्णाचार्य। तो 4 नाम तो आपको कृष्ण 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 से याद रह जाएगा। मुंशी को अगर थोड़ा सा सोच लो, बंसी कर दो, कृष्ण भगवान की बंसी, कुछ ऐसा दिमाग में बना लो, तो वहां से हो जाएंगे डॉक्टर KM मुंशी।
और एक ही नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो वो जब आप फ्लो में सारी चीजें पढ़ोगे तो वो भी हो ही जाएगा, जैसे तीन ये बड़े बड़े नाम हैं दो फ्लो में, तो वो भी हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। देखो कृष्ण भगवान क्या करते थे, गाय चराते थे कहाँ पे तो ऐसा कुछ करके आप याद रख सकते हो ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। अपना अपना देख लेना भाई, मैंने तो बस एक हिंट दी है, भूलना नहीं है बस। खेत वाले में ये याद रखना, बोल नहीं रही हूं मैं समझ गए आप, बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगता ना कि क्या बोल रही हूं मैं, अरे नहीं रहने दो। और माधव सबके मित्र थे तो ऐसे याद रख लेना। और क्या, महाभारत देखी होगी आपने, सबके मित्र कौन, माधव, वही जाते हैं शांति दूत बनके और वही जाते हैं हर जगह सबसे मित्रता करने, सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं कृष्ण। तो बस माधव से मित्र याद रख लेना, माँ से माधव, माँ से मित्र। अब ये मत कहना उनका नाम तो फिर गोपाल भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, मैं तो भाई बस हिंट बता रही तुम्हें याद करने के लिए। माँ वाला नाम माधव है और माँ वाला मित्र है, बस याद रख लेना कुल मिला के। क्योंकि प्रारूप समिति इतना सिंपल क्वेश्चन है, और कभी अगर आपको किस्मत से, बहुत अच्छी किस्मत से मिल गया 7 मार्कर में, तो आप सोच के देखो हो गई चांदी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए ना जिसमें पूरी चांदी हो जाए और उसमें आप पूरे के पूरे मार्किंग ले सके। अगर उसको भी तुम अधूरा सा कुछ बताओ, आगे आने वाले क्वेश्चन आएंगे कुछ उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, कुछ थोड़े से टफ होंगे, उनमें तो सबका थोड़ा 19-20 पल्ला होना ही है। कम से कम जो क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उसमें अपनी फिर इतनी सी भी लेश मात्र गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं क्वेश्चन दूंगी, लास्ट में आपका लिख कर लेके आना। प्रारूप समिति के गठन पर टिप्पणी कीजिए, लिख ही लो चाहे तो क्वेश्चन, पूरा फॉर्मेट तो मैं लिखवा ही चुकी हूँ, कोई बात ही नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखना। 7 मार्कर में प्रारूप समिति के गठन पर टिप्पणी कीजिए, और एक प्रारूप समिति को 2 मार्कर में भी लिख के देखना, है ना, ताकि एक ही कॉन्सेप्ट को हमको 2 तरह से लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रारूप समिति के गठन पर टिप्पणी कीजिए, एक इसको 7 मार्कर में लिखना और एक बार 2 मार्कर में लिख के देखना इसी प्रारूप समिति को। ठीक है, जब 2 मार्कर में लिखेंगे तब तो इसको शॉर्ट में बता देना। 7 सदस्यीय समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उसमें 7 सदस्यों के नाम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 सदस्यीय बता दो ताकि पता चल जाए, एग्जामिनर को भी पता चल जाए। जगह होती तो बताता ही है, जगह ही नहीं है 2 मार्कर में, तो 7 सदस्यीय बता दिया, अध्यक्ष बता दिया, गठन बता देंगे 29 अगस्त, और इसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी प्रारूप समिति है, इसने संविधान का प्रारूप बनाया और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब, 21 फरवरी 1948 को। अब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ वो हमारी समझने की बात है, ये तो फैक्चुअल डिटेल थी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यह हुआ कि इस रिपोर्ट को 8 महीने के लिए देश में छोड़ दिया गया। देश में छोड़ दिया गया मतलब संविधान सभा के पटल पर रखा गया और देश भर में उसके प्रारूप को बता दिया गया, ताकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, दूसरे दल हैं, दूसरे विचार के लोग हैं जो संविधान सभा में अभी शामिल नहीं है, आम जनता है, प्रबुद्ध जीवी वर्ग है, ये सब उस पर डिस्कशन कर सके कि भाई देश का संविधान बन रहा है, अगर उससे कुछ भी आपत्तियां हैं तो इन 8 महीनों में देश भर में चर्चाएं हो जाएं, सभाएं हो जाएं, और उससे जो भी विचार आएंगे फिर हम उसको अपने में शामिल कर लेंगे। तो फाइनली ये दौर चला लगभग 8 महीनों तक। 21 फरवरी 1948 के बाद फिर से दोबारा जो भी देश भर से विचार आए उन सबको दोबारा संशोधित किया गया प्रारूप को, जो भी अच्छे विचार लगे उनसे, और फिर वो जो फाइनल संशोधित प्रारूप है वो रखा गया संविधान सभा के पटल पर। जैसे अभी आपने देखा ना, संसद में कोई भी कार्य होता है सदन के पटल पर रखा जाता है, फिर उस पर चर्चाएं शुरू होती हैं। तो बिल्कुल काम यहाँ भी ऐसे ही हुआ, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप प्रस्तुत किया, 8 महीने के लिए छोड़ दिया, जो भी देश भर से विचार आए उसको शामिल किया, उसको संशोधित किया, फिर फाइनली उसको पटल पर रख दिया। पटल पर मतलब उसमें सदन में रख दिया। उसके बाद फिर बैठी पूरी संविधान सभा और इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होना शुरू हुआ। वो जो डिटेल में डिस्कशन हुआ उसी को कहा जाता है संविधान का वाचन, रीडिंग। इसमें रीडिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग हुई, प्रॉपर एक एक अनुच्छेद पे वाद विवाद हुए, चर्चा हुई, एक एक अनुच्छेद पे डिस्कस हुआ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कुछ डिस्कशंस ऐसे होते थे कि बड़े आसानी से पारित हो जाते थे। किसी ने कहा कि चलो आर्टिकल 1 होगा कि भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है भाई, सब सहमत हो गया। पता चला दूसरा आया, उसमें ही मुद्दा हो गया कि नहीं 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 इसमें ये नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं नागरिकता का प्रावधान ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे नहीं आपने इसमें ये डेट क्यों लिख दी, नागरिकता इस डेट के बाद से क्यों मिले, इस दिन से क्यों ना मिले। तो ऐसे कुछ प्रावधान होते थे जिसपे बहुत डिटेल में बहस होती थी, कुछ प्रावधान होते थे जिसमें आसानी से निकल जाता था। कुल मिला के पर एक एक प्रावधान, एक एक क्लॉज, सब पे खूब डिटेल डिस्कशन हुआ, उसी को कहा जाता है संविधान के वाचन। ऐसे टोटल 3 वाचन हुए
ठीक है, तो अगली चीज अपन यही लिख लेते हैं, संविधान के वाचन। ठीक है, तो आप उसमें लिखिए संविधान का प्रभाव में आना, वाचन मत लिखो, संविधान का प्रभाव में आना, कि उसमें कौन से वाचन हुए, फिर स्वतंत्रता अधिनियम से क्या परिवर्तन हुआ, वो सब अपन देख लेंगे। क्लियर है? कनेक्ट करते चल रहे हैं डॉट। गठन, इसके बाद अपन ने पढ़ी उसकी कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली में हमने पहली चीज पढ़ी उसकी बैठकें, इसके बाद हमने पढ़ी उसकी समितियां, बैठकें हुई, समितियां बनी, और अब हम उसका अगला पोर्शन देख रहे हैं कि भाई इस ये जो समितियां बनने के बाद अब ये प्रभाव में कैसे आ रहा है। तो प्रभाव में आने के लिए वाचन होंगे उसके, वो चीज देखेंगे इसके अंदर। इसी बीच में एक और घटना घटी, 1947 देश आजाद हो गया, सभा तो 46 में बन चुकी है, ये सारी घटनाएं 1949 में चल रही है, वाचन और अडॉप्ट उसका फाइनल अस्तित्व में आना। इसी बीच में 1947 में देश आजाद हो गया, और उसके लिए जो अधिनियम आया उसको कहा जाता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब स्वतंत्रता अधिनियम से भी इसकी संविधान सभा की कुछ स्थिति बदली होगी। अभी तक अपन ने पूरा गठन वगैरह सब कुछ देखा है, तो आपको क्या लगता है कि देश आजाद होने के बाद संविधान सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन आए होंगे? लॉजिकल आप क्या सोच पा रहे हो? अभी अपन ने मुस्लिम लीग चली गई थी। बिल्कुल, मुस्लिम लीग चली गई होगी तो सीटों की संख्या कम हो गई होगी, पहला काम ये हुआ होगा। जो कि टोटल पहले सीटें कितनी थी? 389, इसमें 296 अपने ब्रिटिश प्रांतों से थी और 93 देसी रियासतों से थी। पाकिस्तान का गठन हो जाने के कारण इसमें देसी रियासतों वाली सीटें भी कम हो गई और ब्रिटिश प्रांत वाली भी सीटें कम हो गई। तो उसके बाद ये सीटों की संख्या बची 299, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत वाली बची थी भारत वाले हिस्से में 229 और देसी रियासतों वाली बची थी 70। ये काम हुआ। पहला काम और सोच के देखो लॉजिकल क्या हुआ होगा। अभी हमारी संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ है? ब्रिटिश सरकार के प्लान के तहत, जो कि थी कैबिनेट मिशन योजना। तो कायदे से संविधान सभा संप्रभु थी क्या? अथॉरिटी थी क्या इसके पास? भारत की कोई अथॉरिटी नहीं थी। स्वतंत्रता अधिनियम से क्या हुआ? हम आजाद हो गए और सबसे पहला ये हुआ कि हमारी जो संविधान सभा है अब एक संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु निकाय कहने का मतलब क्या? अब इसको एक अथॉरिटी मिल गई कि अब ये ब्रिटिश काल के बने किसी भी कानून को चाहे तो खत्म कर दे, चाहे तो उसको जारी रखे और चाहे तो कोई नया कानून बना दे। तो सबसे पहला परिवर्तन तो यही आया। अभी तक जो संविधान सभा काम कर रही थी वो ब्रिटिश सरकार के कानून के तहत कर रही थी, तो हम संप्रभु नहीं थे, हम उनके अधीन थे। 1947 के एक्ट से पहला काम ये हुआ कि हम संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। दूसरा काम यही हुआ कि सीटों की संख्या घट गई पाकिस्तान के बंटवारे के कारण। तीसरा काम ये हुआ कि अब इसके पास दो काम हो गए। एक काम तो पहले से मिला हुआ था, देश के लिए संविधान का निर्माण करना, पर अब जो देश आजाद हो गया है इस देश के लिए कानून का निर्माण कौन करेगा, या इस देश के संचालन करने के लिए नियम कौन बनाएगा? जैसे आज संसद बनाती है, तो वो वाला काम भी इसी को सौंपा गया, संविधान सभा को। तो दूसरा काम सौंपा गया देश के लिए कानून का निर्माण और देश के कानूनों का संचालन। देश के लिए कानून निर्माण और जो पहले से बने बनाए हैं उनका संचालन। निर्माण मतलब अब जो नए बनेंगे, जो पहले से बने बनाए उनके हिसाब से जो देश का संचालन है वो भी तो फिर यही करेंगे ना। तो इस तरह से इसके पास दो काम हो गए, संविधान भी बनाना है और देश के लिए अब कानून भी बनाना है। अब ये दोहरे काम जब हो गए तो क्या हुआ, जिस दिन संविधान बनाने के लिए बैठकें होती थी, फिर ये दोनों काम एक ही दिन नहीं होते थे, अलग अलग दिन बैठकें होती थी। जिस दिन संविधान बनाने के लिए बैठक होती थी उस दिन उसकी पटल की अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपन को मालूम है, जो कि पहले से संविधान सभा के अध्यक्ष है। तो वही करेंगे ना संविधान निर्माण वाली बैठक की अध्यक्षता। और ऑल्टरनेटिव डेज पे होती थी विधायिका वाली बैठकें। उस समय उसका कोई नाम नहीं था। लोकसभा राज्यसभा तो चुनाव के बाद अस्तित्व में आएंगी। 1950 में संविधान लागू होगा, 52 में पहली बार चुनाव होंगे, फिर लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में आएंगी। आज की डेट में तो सिर्फ एक ही संस्था है, आप उसको चाहे जो नाम दे दो। तो विधान बनाने वाली संस्था है इसलिए उसको विधायिका कह देते हैं। तो जब देश विधायिका के रूप में उसकी बैठक होती थी तो उस दिन उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, और यही हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे, पहले स्पीकर बने थे, है ना, जो कि अभी कौन है? ओम बिरला। तो जो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। इनका काम इनको पहले ही मिल गया था स्वतंत्रता अधिनियम के बाद से ही। तो क्लियर है, संविधान सभा ने काम करना शुरू किया, बैठकें हुई, समितियां बनी, इसी बीच में देश आजाद हो गया। आजाद हो जाने से उसकी परिस्थिति में तीन परिवर्तन आए।
एक तो उसको अथॉरिटी मिल गई अब देश के लिए सारे कानून बनाने की, चाहे जो पुराने अपन को अब सर्व नहीं कर रहे, पहले तो हम डिलीट नहीं कर सकते थे कोई अस्तित्व, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कानून था। अब ये किसी पुराने कानून को निरस्त भी कर सकती थी, नया कानून भी बना सकती थी, और अगर हमें अपनी सुविधा के लिए लग रहा है कि नहीं चलने दो उनका कानून जो हमको ऑलरेडी जिससे हमारा काम चल रहा है, तो हम चलने भी दे सकते थे। कुल मिला के सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी मिल गई। दूसरा काम मिल गया, सीटों की संख्या कम हो गई। पहले संविधान सभा में 389 सीटें थी, तो अब ऑफिशियल सीटें हो जाएंगी 299। पहले 296 ब्रिटिश प्रांत की थी, 93 रियासतों की थी, अब हो गई 229 ब्रिटिश प्रांतों की और 70 हो गई देसी रियासतों की। और दो काम हो गए अब इसके दोहरे काम, एक तो देश के लिए संविधान बनाना और दूसरा कानून का निर्माण और संचालन करना। जिस दिन इसकी बैठकें होती थी अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस दिन इसकी बैठकें होती थी उस दिन अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। इसी वजह से यहीं से एक प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए संविधान सभा देश की छोटी संसद थी, है ना, या संविधान सभा ने देश की छोटी संसद की तरह कार्य किया, सिद्ध कीजिए। छोटी संसद इसलिए क्योंकि असली संसद तो अस्तित्व में आई नहीं है, पर लगभग काम तो वही कर रही है वो भी। तो यहाँ से 7 मार्कर में एक प्रश्न बन जाएगा कि इसको आप लिख के भी, इसको भी लिख के देखना, फिर मैं बताऊंगी फॉर्मेट क्या होगा इसका। संविधान सभा ने देश की छोटी संसद की तरह कार्य किया, संविधान सभा ने देश की छोटी संसद की तरह कार्य किया, सिद्ध कीजिए। अभी आप अपने हिसाब से सोचना इन सारे फैक्ट पे, फिर मैं कल इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्कस करूंगी, ठीक है। की तरह कार्य किया, सिद्ध कीजिए। हल्की सी हिंट दे देती हूं। एक तो आप यहीं से बताना शुरू कर सकते हो कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा की स्थिति में दो परिवर्तन हुआ। ये सारे परिवर्तनों को बताने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइनल वाले से मतलब है अपन को, देश के लिए संविधान का निर्माण और देश के लिए नए कानूनों का निर्माण और संचालन करना। फिर आप उसमें बता सकते हैं इस प्रकार इसने देश की पहली संसद या छोटी संसद की तरह कार्य किया। फिर प्रमुख बिंदु नंबर 1, जिस दिन संविधान सभा की बैठक कानून निर्माण से संबंधित या विधायिका से संबंधित होती थी, उस दिन अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे और संविधान निर्माण की बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो ये तो वही बात हो गई जिसने प्रूफ कर दिया कि अब ये संसद बन गई। दूसरी चीज हम बता सकते हैं कि अब संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई, जिसको देश के लिए किसी भी कानून को बनाने या पुराने कानून को निरस्त करने का अधिकार था, जो कि किसके पास होता है, संसद के पास भी। तो प्रूफ हो गया कि इसने संसद की तरह कार्य किया। तीसरा पॉइंट आप ऐसे बता सकते हो कि संसद के समान इसमें भी 2 प्रकार के सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, जो कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। 389 में भी देखा अपन ने, इसमें भी देखा। प्रांतों से आते थे निर्वाचित और रियासतों से आते थे मनोनीत। ये चीज बता सकते हो। और क्या बता सकते हो? इसकी स्थिति में परिवर्तन बता दोगे आप। हाँ, दूसरी चीज आप अपन इसमें ये बता देंगे, संविधान सभा ने ही फिर क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था, जो कि अपन अभी अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली भी राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद करती है। तो एक तरह से प्रूफ हो गया ना कि संविधान सभा ने देश की लघु संसद या छोटी संसद के रूप में काम किया। 7 मार्कर में इतना ही लिख पाओगे। इंट्रो शुरू करोगे, अभी आप बस इसको लिख के देखना। अभी मैं इसको बिल्कुल ओरल रूप से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपना दिमाग चला के लिख सके। कायदे से तो मैं अभी आपको उत्तर लिखवा दूं और आप उसको रट लो, पर वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा, है ना। डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं अपन, क्लर्क बनने नहीं जा रहे हैं। आंसर में मौलिकता दिखनी चाहिए। हिंट देने का पर्पज ये है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ, नहीं कई बार आप लोग को लगता ना, अरे यार क्या बता रहे हैं, ऐसे पूरा क्यों नहीं लिखवा दे रही, इसलिए ताकि आप अपना दिमाग चला के लिखें। जब आप लिख कर लाएंगे फिर मैं कमी निकालूंगी, बताऊंगी, तो आपको भी वो याद रहेगा कि हाँ मेरे से गलतियां हुई थी। और फिर थोड़ा अपना दिमाग चलाना भी सीखना है अपन को। स्पून फीडिंग काम नहीं आएगी मेंस में, ठीक है। तो कहां से लिखना छोड़ा है, संविधान सभा की समितियां। अब अपन लिख रहे थे संविधान का प्रभाव में आना, तो उसमें लिखिए उसी की सब हेडिंग, ये तो मेन हेडिंग थी, उसकी सब हेडिंग लिखिए स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा की स्थिति में
3 प्रमुख परिवर्तन हुए। नंबर 1, अब संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु, छूट गया कुछ आपका। नंबर 1, अब संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई। पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई, जिसे अब ब्रिटिश काल के किसी भी कानून को निरस्त करने का अधिकार मिल गया। दूसरा, अधिकार मिल गया। दूसरा, संविधान सभा की सीटों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई, जिसमें 229 सदस्य, 229 सदस्य प्रांतों से और 70 सदस्य देसी रियासतों से शामिल होने थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अब संविधान सभा के पास 2 कार्य थे। थर्ड पॉइंट का पहला सब पॉइंट बना के लिखना। नंबर 1, चाहे रोमन में चाहे ABCD में। नंबर 1, देश के लिए संविधान का निर्माण। देश के लिए संविधान का निर्माण। और सब पॉइंट में दूसरा पॉइंट, देश के लिए कानून का निर्माण। पैरा चेंज करके लिखिए, ये दोनों कार्यों के लिए बैठकें, अलग अलग दिन पर होती थी। अलग अलग दिन पर होती थी। संविधान निर्माण के लिए बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जबकि विधायिका के रूप में बैठक की अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे। GV मावलंकर करते थे। क्लियर है? तो कार्यप्रणाली जो अपनी शुरू हुई उसमें अपन ने समितियां देख ली। समितियों के बाद अपन ने देख लिया कि स्वतंत्रता मिल जाने से क्या परिवर्तन आया। अब अगली चीज हमें देखनी है कि वो जो प्रारूप बना उस पे वाचन जो शुरू हुए, तो कल अपन वही देखेंगे प्रभाव में कैसे आया, कौन से वाचन हुए, किस डेट को अडॉप्ट हुआ, जिस दिन अडॉप्ट हुआ उस दिन कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए, और पूरा संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950। तो ये पूरी कहानी अपन कल देखेंगे। ठीक है,
यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा ये क्लैरिटी, सारी डॉट्स कनेक्ट होते चल रहे हैं अपने, है ना, क्योंकि फैक्ट तो आप भूलोगे, समय के साथ रिवीजन करते करते याद हो जाएंगे, आंसर राइटिंग भी अपन सीखते चलेंगे, कॉन्सेप्चुअल समझ बनती रहनी चाहिए बिल्कुल साथ साथ, डॉट्स कनेक्ट होते चलने चाहिए कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, है ना। फैक्ट तो रिवीजन करते हैं, भूलते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, होते जाएंगे वो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो फिर इसके आगे से हम कल करते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप कल इसको अपनी समझ से लिख कर लाइएगा, जो मैंने हिंट दी है, और फिर कल मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्कस करूंगी, फिर आप उसको फाइनल अपनी कॉपी में लिख लेना, अभी रफ में लिख लेना। ओके, थैंक यू।